बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुहेल मुस्तकीम, रियल एस्टेट एडवाइजर्स। सुहेल, उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज के एपिसोड में हम लोगों ने डिस्कशन करनी है जो कि अभी रिसेंट बजट जो आया है 10 जून को जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया उसको डिस्कस करेंगे और ख़ास तौर में उन टैक्सेस को डिस्कस करेंगे जो एडिशनली ऐड किए गए हैं रियल एस्टेट पे। तो आज की वीडियो में आपको सारे उन टैक्सेस का बताएंगे जो रियल एस्टेट सेक्टर पे लगे, वो टैक्सेस हैं क्या, वो पेबल कैसे होंगे और उसका इम्पैक्ट क्या आएगा लॉन्ग टर्म में ऑन इन्वेस्टर्स, ऑन परचेजर और ऑन ओवरसीज। ये सारी की सारी चीज़ें जो है आज इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा ताकि आपको समझ आए कि इस वाले टैक्स की वजह से आपके साथ होने क्या जा रहा है। अगर मेजरली देखा जाए तो तकरीबन 3 किस्म के टैक्सेस जो है मॉडिफाई किए गए या ऐड किए गए हैं जो कि इम्पोज हुए हैं अभी आपके ऊपर। पहला टैक्स आपके पास CGT का टैक्स है जिसको कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। कैपिटल गेन टैक्स पहले भी था लेकिन इस बार उसको थोड़ा और एग्रेसिव तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया, तो पहला टैक्स आपके पास वो बन जाता है। सेकेंड टैक्स की अगर आप बात करते हैं तो आपके पास बन जाता है रेंटल टैक्स, जो इससे पहले नहीं था कि आप अगर एक चीज़ आपके पास है या आपके पास एक प्रॉपर्टी के अलावा कोई दूसरी प्रॉपर्टी है तो उस पर एक रेंटल टैक्स जो है वो ऐड किया जाएगा, वो भी एक्सप्लेन करेंगे आपको डिटेल से। फिर थर्ड जो आपके पास आता है वो आपके पास एडवांस टैक्स आता है कि आप बीइंग अ फाइलर या नॉन फाइलर के जो है आप एक टैक्स एप्लीकेबल था इससे पहले भी, अब उन टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया गया। सो वन बाय वन हम लोग जो है इसको डिस्कस करते हैं और इसमें एनालिसिस करते हैं कि ये टैक्स है क्या, इस पे होगा क्या और इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। सो हमारे साथ मौजूद है रियल एस्टेट एक्सपर्ट शहबाज हसन साहब जो हमारे साथ ये चीज़ एक्सप्लेन करेंगे हमें और इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि जो टैक्सेस हैं इससे वो इसमें है क्या, फ़ायदा किसका है, नुकसान किसका है और इवेंचुअली क्या ये बेहतर बजट था रियल एस्टेट के लिए या नहीं था। जी साहब। जी वास्तव जी सो अगर हम लोग डिस्कस करते हैं CGT जो कैपिटल गेन टैक्स है तो थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करते हैं व्यूअर्स के लिए ताकि आसानी हो जाए कि पहले क्या था, इससे पहले जो सालों में जो टैक्स था वो किस तरह से था, इस साल जो ऐड किया गया इसमें डिफरेंस क्या है और क्या फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। नहीं जी, फ़ायदे वाली तो इसमें कोई बात नहीं है। ये एक बड़ा बेरहमाना सा टैक्स है। पहले जो था ये CGT टैक्स जो था कैपिटल गेन टैक्स, ये 4 साल की होल्डिंग के बाद ये एग्जाम्प्ट हो जाता था, इस पर प्रॉपर्टी पर सेल परचेज पर लागू नहीं होता था। लेकिन अब इन्होंने पहले साल से ही उसको लागू कर दिया है और पहले साल के साथ ही उसकी शरह इतनी ज़्यादा रख दी है 15% कि जो अनबियरेबल है। ये 2.5% पर एनम ये रिड्यूस होगा और 6 इयर्स की होल्डिंग के बाद ये ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपको 6 साल तक वो प्रॉपर्टी अगर आप होल्ड करते हैं और फिर उसको सेल करते हैं तो आपको पर ये कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन इसके जो इम्पैक्ट हैं वो बहुत जो रियल्टर्स हैं या लोग जो प्रॉपर्टी के काम से वाबस्ता हैं उनके लिए बड़े तबाहकुन है। मसलन एक आदमी अपनी एक जमा पूंजी है उसने इस काम में लगाई हुई है और वो उसको 1 करोड़ की फर्ज किया एक प्रॉपर्टी खरीदता है और उसको कुछ दिनों बाद हम फर्ज कर रहे हैं कि उसको ज़रूरत पड़ जाती है पैसों की। अब उसकी प्रॉपर्टी इतनी अप्रिशिएट नहीं हुई होगी अगर 6 महीने बाद, साल बाद वो लेता है, जितना उसको 15% टैक्स पड़ जाएगा। 1 करोड़ का मतलब है कि उसका 15 लाख रुपए टैक्स उस पर पड़ेगा, तो इतनी तो अप्रिसिएशन होती नहीं है। तो जो इस किस्म के लोग हैं जो इंडिविजुअल काम करते हैं वो बिल्कुल तबाह हो जाएंगे। इसमें ये एक जो है गवर्नमेंट को इसको रिव्यू करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। सो अच्छा इसमें एक चीज़ ये भी और ऐड करते चलें कि फॉर एग्जांपल इसमें है ये कि हर साल जो है वो शरह कम होती जाती है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर में आप देखें तो 15% है, नेक्स्ट ईयर फिर ये जो सेकंड ईयर में 12.5 हो जाएगी, थर्ड ईयर में तकरीबन 10% जो है वो हो जाती है। अब इससे प्रॉब्लम ये आता है कि यूजली जब इस तरह के टैक्सेस ऐड किए जाते हैं तो उसकी वजह से जो भी परचेजिंग करना चाहते हैं लोग अपने लिए घर देखते हैं, ओवरसीज़ के लोग जो है एक सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पे, क्योंकि जिस तरह से अभी इन्फ्लेशन चल रही है बाकी बिजनेसेस स्टेबल नहीं रहते, उस लिहाज से सबके लिए बहुत आसान था कि यार रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दो, इवेंचुअली इसमें मेजोरिटी एज कम्पेयर टू अदर
जो है बिजनेसेस या इवन बैंक्स जो है उसके लिहाज से बेहतर होती है। लेकिन जहाँ पे अब इतने हाई टैक्सेस अगर इम्प्लीमेंट हो जाते हैं उसकी वजह से जो है आपके पास सेल परचेज रुक जाती है, लोग और वेंचर्स की तरफ चले जाते हैं कि यार ये तो उतना प्रॉफिटेबल नहीं रहा, या अगर हमने खासतौर पर उन इन्वेस्टर्स के लिए कि जो कि या उन हर उस बंदे के लिए जो उसमें कोई चीज़ परचेज करता है, कहते हैं मैं 6 महीने साल बाद 2 साल बाद इसको सेल कर देता हूँ। जिस तरह के अभी इन्फ्लेशन का टाइम चल रहा है, प्रॉपर्टीज की प्राइसेस ऑलरेडी बहुत कम हो चुकी हुई हैं, मेजॉरिटी लोग जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज लॉस में चल रही है। इस टाइम पे अगर इस टाइम टैक्सेस और लगते हैं तो शायद ये और लॉस में जाए, लोग अब प्रेफर ना करें इस टाइम पे सेल परचेज ना करें कि नहीं यहाँ बेहतर है कि हम लोग पैसे इस चीज़ पे नहीं लगाते क्योंकि उस पर तो जितना प्रॉफिट आना है उससे ज़्यादा टैक्सेस लग जाने। सो इस ओवरऑल इस पॉलिसी की वजह से भी जो उसमें एनहांसमेंट की गई है टैक्सेस की, ओवरऑल आपको आगे आने वाले टाइम में जो है नज़र आएगा कि यार लोग अब रियल स्टेट में उस तरीके से इन्वेस्ट करना नहीं चाहते अगर उनके पास एक्स्ट्रा मनी पड़ी हुई है या वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जितना वो पहले कर रहे थे। तो ये इम्पैक्ट बहुत ऑब्वियस किस्म का होगा जो हमें पिछले 3-4 दिन में भी नज़र आया मार्केट में और आगे भी आने वाले दिनों में नज़र आएगा सबको। सो ये आपकी जो फर्स्ट पॉलिसी थी उससे रिलेटेड था। जब आप सेकंड पॉलिसी की बात करते हैं तो सेकंड पॉलिसी में आपके पास एक रेंटल जो है पॉलिसी कहलाती है। उसमें आपके पास है ऐसे कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने प्लान किया कि यार हम लोग जिसके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज है, जिस बंदे के पास यूजुअली वो एक ही घर में खुद रह रहा होता या वो उसके पर्सनल यूज में एक ही प्रॉपर्टी होती है। जो सेकंड प्रॉपर्टी है या थर्ड प्रॉपर्टी है आइदर वो रेंटल पर्पस के लिए कि उसने रेंट आउट की लिए या फिर वो कमर्शियल पर्पस के लिए कि यार मैं इन्वेस्ट करूंगा इस चीज को। इस चीज की डिटेल्स भी पूछते हैं कि इस पॉलिसी में एग्जैक्टली है क्या, ये पॉलिसी किस बेसिस पे बनाएगी और इसका इम्पैक्ट क्या होगा मार्केट पे या सब लोगों पे। जी बजट तकरीर के दौरान वज़ीर ख़जाना ने कहा कि ये जो हमारी प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट है ये बड़ी नॉन प्रोडक्टिव है और ये दो धारी तलवार है और इसको हमें इस लाने के लिए एक सीक्वेंस में लाने के लिए हम ये सोच रहे हैं या तजवीज़ किया उन्होंने कि जो जिनके पास एक या एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी वैल्यूज़ 2.25 मिलियन से ज़्यादा यानी 2.5 करोड़ से ज़्यादा है तो उनकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है यानी जिसको हम डीसी रेट भी कहते हैं उसका 5% जो है वो उसकी रेंटल वैल्यू तसव्वुर की जाएगी और फिर उस रेंटल वैल्यू का 1% जो है वो टैक्स लागू होगा। तो ये वज़ीर ख़जाना साहब की बात जो है वो बड़ी अजीब सी है, बड़ी नॉन प्रोडक्टिव बात जो है उनका कहना, क्योंकि यही प्लाट्स जो हैं यही प्रॉपर्टीज़ जो हैं जब आप इसको कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करते हैं और उसको हाउस में कन्वर्ट करते हैं या कोई कमर्शियल बिल्डिंग आप उस पर खड़ी करते हैं तो 50 और इंडस्ट्रीज़ हैं जो इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो फिर नॉन प्रोडक्टिव वाली बात जो है वो उनकी सही नहीं है मेरा ख्याल में। बिल्कुल सही है। और ये रेंटल पॉलिसी भी जिस तरह से आप पे जो है लागू की गई है 2.5 करोड़ पे यानी 25 मिलियन पे, 25 मिलियन का अगर हम रफली 5% देखें तो वो तकरीबन 12.5 लाख। अगर 1% उससे लेते हैं तो दैट मीन्स के शायद हर साल जो है 12,500 रुपए पर प्रॉपर्टी जिसकी डीसी वैल्यू जो है 2.5 करोड़ होती है उतनी होगी। तो इसका मतलब है कि इस पॉलिसी से आपकी जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो उस पर एडिशनल टैक्सेस जो है आपके पास एडवांस टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स के होते हुए ये एक एडिशनल टैक्स आ गया। तो एक कोई भी अगर आपके पास प्रॉपर्टी है और वो आपके पास 2-4 अगर प्रॉपर्टीज हैं एक तो उसमें से एग्जाम्पल हो जाएगी, लेकिन बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो जो है इस मद में आएंगी कि आपको उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। जी उनकी तकरीर के अल्फाज से ही महसूस होता है वज़ीर ख़ज़ाना साहब की इसको नॉन प्रोडक्टिव कहना, इसका मतलब है कि वो इसको इंसेंटिवाइज करना ही नहीं चाहते या फिर वो इसको समझते नहीं कि ये भी एक इंडस्ट्री है, ये भी एक कारोबार है। क्योंकि ओवरऑल अगर आप कोविड के टाइम पे भी देखें अक्रॉस द पाकिस्तान तो सबसे ज़्यादा जो इंसेंटिव्स हैं वो रियल स्टेट को मिले और उसकी वजह से जो है काफ़ी आपने इकोनॉमी को भी देखा वो हुआ, लोगों ने इसमें से काफ़ी जनरेट भी किया और एक स्टेबिलिटी भी रही क्योंकि इसके थ्रू बहुत सारी इंडस्ट्रीज हो गई, आपके जो मजदूर तबका हो गया, बाकी फैक्ट्रीज हो गई वो एंगेज हो जाती हैं। इसका आप इम्पैक्ट क्या देखते हैं और क्या अब हर एक प्रॉपर्टी जिसकी वर्थ जो 2.5 करोड़ डीसी वैल्यू है, क्योंकि यूजुअली डीसी वैल्यू जो है वो कम लिखवाई जाती है
लोग इसको हाई वैल्यू पे सेल करते हैं इन द मार्केट, दूसरी वैल्यू कोई इसकी 2.5 करोड़ लिखवा रहा है, जिसका मतलब एक्चुअल उसने जो सेल परचेज किया शायद वो 8-10 करोड़ पे की हो। तो उस पे अगर 10-12-15 हज़ार रुपये टैक्स देना, तो ये तो बहुत छोटा सा वो होगा। तो डू यू थिंक इसका जो इम्पैक्ट है वो हाई है या ये इससे तो खास फर्क पड़ेगा? इतना बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं है। 2.5 करोड़ पर अगर 12,500 रुपया महीना उसका देना पड़ता है साल का, तो कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन असल में ये डिस्करेजमेंट है, ये डिस्करेज किया जा रहा है कि आप इस इन्वेस्टमेंट को छोड़ के किसी और इन्वेस्टमेंट करें, ये मुझे मोटिव लगता है गवर्नमेंट का। वेयर एज मतलब कंट्रेरी टू दिस डिसीजन, पिछली गवर्नमेंट ने इसको बड़ा इंसेंटिवाइज किया और इसको एक इंडस्ट्री की शक्ल दी। इसमें उन्होंने वो दी अपना एक स्कीम्स लॉन्च की है, आप इसमें अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पूछगछ नहीं की जाएगी, जिसकी वजह से काफ़ी लोग मोटिवेट हो गए। वो पैसे जो लोगों ने 10-15 साल से होल्ड किए हुए थे वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किए, जिसकी वजह से ओवरऑल जो है वो हुआ। बिल्कुल सही है। सो इस अगर पॉलिसी को देखें, इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं आता, क्योंकि कोई भी अगर 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी रखता है अपने घर, एक रेजिडेंशियल घर के अलावा, वो तो वैसे ही एग्जाम्पल है, तो वो एक प्रॉपर्टी तो एग्जाम्पल, उसके अलावा कोई चीज़ रखता है तो डेफिनेटली उसकी इतनी वर्थ है कि वो उस चीज़ को बहुत आराम से अफोर्ड करे। सो अगर थर्ड पॉलिसी को हम लोग देखते हैं, जिसमें जो है आपके पास एडवांस टैक्स आ जाता है। एडवांस टैक्स में जो फाइलर और नॉन फाइलर पे यूजली से पहले जो टैक्सेस थे, अगर आप लास्ट ईयर देखते हैं तो फाइलर पे 1% टैक्स आता था और नॉन फाइलर पे 2% टैक्स आता था। इस साल इसको रिवाइज किया गया, तो उसमें आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इस साल जो रिवाइज किया गया फाइलर के 1% और नॉन फाइलर के 2% को, तो कितना इंक्रीज किया गया या डिक्रीज किया गया, क्या नंबर्स आए हैं सामने? जी, इसमें ज़ाहिर है वो 2% से 5% पे चला गया। तो ज़ाहिर है ये इसका मकसद तो गवर्नमेंट का यही हो सकता है कि ये जो फाइलर्स हैं उनकी तादाद को बढ़ाया जाए और नॉन फाइलर्स को डिस्करेज किया जाए। सो इस बार कितना इंक्रीज किया गया? फाइलर को 1% से कितने पे लेके गया और नॉन फाइलर को कितने पे लेके गया? फाइलर को 2% पे ले गए और नॉन फाइलर को 5% पर ले गए, जो कि पहले फाइलर 1% था और नॉन फाइलर 2%। इसका मतलब है कि जो फाइलर्स हैं उनपे 100% और जो नॉन फाइलर्स हैं उनपे तकरीबन 250% इंक्रीज आई। सो आपको क्या लगता है इस पे क्या डिस्करेज करना है क्या नॉन फाइलर्स को, क्या आप फाइलर बन जाओ ताकि जो है आपको इंसेंटिव्स मिले या हमारे पास आपकी जो पैसे, इसका आप क्या इम्पैक्ट देते हैं? इससे आपको क्या किस पे इम्पैक्ट आएगा? ये जो है ये सूरत हाल, इसमें जो हमारे ओवरसीज़ हैं जो बाई करते हैं चीज़ों को, प्रॉपर्टी को, उनके लिए सबसे बड़ा एक सवाल निशान है, क्योंकि वो जो पहले 2% करते थे वो अब 5% करेंगे, तो इससे थोड़ी सी उसकी इन्वेस्टमेंट में डिक्लाइन आएगा, क्योंकि वो ज़ाहिर है उनका बड़ा हार्ड अर्न पैसे होते हैं और वो उसके लिए एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं। तो इसको थोड़ा सा रिव्यू करना चाहिए, ये परसेंटेज जो है वो मेरे ख्याल में काफ़ी, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये भी रहेगी कि एक तो आपके पास नॉन फाइलर्स, जैसा आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, एक तो नॉन फाइलर्स आपके पास विद इन पाकिस्तान हो गए कि जो लोग फाइलिंग नहीं करते और इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। सेकंड आपके पास बहुत बड़ी रेशो नॉन फाइलर्स की, जैसे आपने बताई, वो भी है जो ओवरसीज है। ओवरसीज हर साल जो है रियल एस्टेट पे इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो चीज़ें अप्रिशिएट हो, मेच्योरिटी की तरफ जाए तो उन पैसों को कहीं भी यूज़ कर सकें। और उनमें से मेजोरिटी लोग क्योंकि यहाँ पे तो जॉब कर नहीं रहे, जॉब वो बाहर कर रहे हैं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे करें क्योंकि यहाँ पे उनकी नेशनलिटी है। लेकिन अब जब इस तरह के टैक्सेस लगते हैं और वो अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो यूजली उनकी यहाँ पे फाइलिंग नहीं हुई होती। तो जिसका मतलब है कि अगर उन्होंने लास्ट ईयर 2% नॉन फाइलर पे जो है टैक्सेस पे करने थे वाइल सेल परचेज, तो इस बार शायद उनको 5% पे करने पड़े। तो इसका शायद इम्पैक्ट ये भी है कि आइदर वो इन्वेस्टमेंट करना कम कर देंगे या फिर वो फाइनल होने की तरफ चले जाएंगे कि यार हम भी रिकॉर्ड पे आ जाए, क्योंकि वैसे भी रेमिटेंस जितनी आती है आपकी मेजरली, वो रेमिटेंस आपकी सारी जो है वो एक प्रोसेस के थ्रू आती है। अगर कोई हुंडी यूज़ नहीं कर रहा तो आपके पास एक प्रोसेस के थ्रू आती है, आपके पास ट्रांजैक्शंस होती है और आपके पास जो है प्लॉट वो किया जाता है। तो उस लिहाज से अगर आप इस ओवरऑल, क्योंकि यही 3 पॉलिसीज तो जो आई, इससे यही लग रहा है कि रियल एस्टेट को डिस्करेज किया जा रहा है कि यहाँ पे इस सेक्टर में जो है इन्वेस्टमेंट लोग कम करें, शायद और वेंचर्स को तलाश करें, जिसकी वजह से इम्पैक्ट जो है वो ओवरऑल पूरी पाकिस्तान भी आएगा। क्योंकि पिछले 2-3 साल में आपके पास रियल एस्टेट में बहुत लोगों ने आइदर अपने बिजनेस स्टार्ट किए या इन्वेस्टमेंट्स की या प्लान किया कि हम फाइल ले लें, प्लॉट ले लें,
इस ओवरऑल इस बजट को अगर समराइज करते हैं तो आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, इज इट अ पॉजिटिव बजट फॉर ऑल ऑफ अस या इसके काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे? नहीं, बहुत इसके खासकर जो प्रॉपर्टी है उसके हवाले से, रियल एस्टेट के हवाले से काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट्स आएंगे। जिस तरह आपने ये फरमाया कि ये आखिरी जो बात हम कर रहे थे, ये अपना नॉन फाइनेंस वाली, ये हम इसको सपोर्ट करते हैं कि जो नॉन फाइनेंस हैं उनको फाइनेंस बनना चाहिए, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट को कोई एक ऐसी स्कीम बनानी चाहिए थी कि कुछ ऐसा इंसेंटिव दिया जाता कि जिसकी वजह से वो फाइनेंस बने, बजाय इसके कि ये यकदम ऐसा फैसला कर देना कि जिससे हमारी प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट जो है वो मुतासर हो या प्रॉपर्टी का बिजनेस जो है वो मुतासर हो। तो इसको थोड़ा सा अगर रियल एस्टेट के जो तजर्बाकार लोग हैं अगर उनसे मशवरा कर लेते हैं तो शायद कुछ इसमें फॉर एग्जांपल इसमें इस तरह की पॉलिसी लाने से पहले शायद ये होना चाहिए था कि 2 महीने का टाइम है, आप फाइलर्स में कन्वर्ट हो जाए, अदरवाइज ये टैक्सेस इंपोज कर दिए जाएंगे रादर देन एकदम इंपोज करने से काफ़ी बैड होगा। आप ये बिल्कुल ऐसे ही है, इस ओवरऑल चीज़ की वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखने को ही मिलेंगे। जिस तरह भी मैंने पिछले 4-6 दिन में जो भी बजट आने के बाद ये आइडिया हुआ कि इससे जो इम्पैक्ट आ रहे हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं जितने इससे पहले थे। ओवरऑल सबसे एडवर्स जो इस पर इम्पैक्ट आ रहा है वो कैपिटल गेन टैक्स का। इसको गवर्नमेंट को ज़रूर रिव्यू करना चाहिए, इसको रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि वो लोग जो जिनके पास थोड़ी सी सरमाया है और उसी को वो रोल आउट करते हैं तो वो उसको बेच के विदिन 1 ईयर वो तो उसको अपना जो गेन है वो उसको भी पूरा नहीं कर सकेंगे और जो टैक्स में देंगे। यूजुअली एक चीज़ ये वैसे भी जो है ईयरली अगर आप एप्रिसिएशन देखते हैं बहुत अच्छी सोसाइटी है, बहुत अच्छी लोकेशन में भी, तो वो भी शायद 7 से 10% या मैक्सिमम 12% इसमें तो दौर में तो 5-7% मैक्सिमम है इन्फ्लेशन में खास तौर पे। लेकिन जब आप इसको देखते हैं कि वहाँ पे फॉर एग्जांपल इस तरह के 15% टैक्स लगाते हैं, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है उस पर 15% ये टैक्स आ गया तो उस प्रॉपर्टी की ऑलरेडी जो कॉस्ट है वो शायद 1 करोड़ 15 लाख पड़ती है एंड यूजर को। अब जो मार्जिन वैसे भी बंदे का 8 से 10 लाख रुपए था कि 1 करोड़ की चीज़ ली 1 करोड़ 10 लाख में बेची, वो अब उस पर एडिशनल अगर 15% कॉस्ट अगर आप डालें तो वो 1 करोड़ 5 लाख में पड़ने वाली चीज़ अब एंड यूज़र को 1 करोड़ 23 लाख रुपए की पड़ेगी। जिसका मतलब है कि एंड यूज़र फिर आइदर जो है बैक ऑफ करेगा या फिर जो इन्वेस्टर है उसको लॉस में बेचना पड़ेगा, जो कि यूजुअली होता नहीं है, तो इसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा आएगा। सो वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट कि आज के एपिसोड में आपको बताएंगे किस तरह बजट जो है इम्पैक्ट करेगा रियल एस्टेट को। आने वाले टाइम पे इस तरह की और वीडियोस अपलोड की जाएंगी, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो के नीचे अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। ज़ुहैर मुस्तकीम, रियल एस्टेट एडवाइजर से, अल्लाह हाफ़िज़।